हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ 3 मार्कर और 5th मार्कर 15 मार्कर की फॉर्मेटिंग ज्योग्राफी पेपर की, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस में किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एथेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल यदि 3 मार्कर में आता है तो आपको क्या लिखना है आंसर में। आप इस तरीके से बता सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाली संरचना, पृथ्वी का ऊपरी पृष्ठ, भूपर्पटी और मेंटल के नीचे वाला भाग इसके अंतर्गत आता है। और आप इस तरीके से छोटा सा डायग्राम में इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वैसे 3 मार्कर में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी जैसे पेपर में या लोकेशन मैपिंग में आपको अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कोसी। तो आप सभी जानते हैं कि कोसी कहाँ की नदी है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है। तो कोसी को हम बता सकते हैं कि बिहार राज्य की एक नदी है, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिहार का शोक। वर्षा ऋतु में क्या होता है, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जल की मात्रा के कारण प्रति वर्ष जो है बहुत ही बाढ़ आती है, जिसके कारण जनधन की हानि होती है, और इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को बताना है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हाँ, आपको इस बारे में इतना नॉलेज है। अम्फान, करेंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इस तरीके के, जैसे कोई बहुत ही बड़ा चक्रवात आया है, साइक्लोन आया है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे पूछा गया अम्फान, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित तटीय राज्यों में आया एक सुपर साइक्लोन। इसको अम्फान नाम किसने दिया था, तो ये थाईलैंड ने दिया था। इसने किस किस रीजन को प्रभावित किया, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र को इसने प्रभावित किया। यहाँ पर हमने लोकेशन बता दी। ज़रूरी नहीं है कि आप यही 3 पॉइंट मेंशन करें, आप इसके अलावा भी अगर आपको कुछ आता है तो 2 से 3 लाइन में आप इसको बता सकते हैं। फिर पूछा गया है काल बैशाखी। काल बैशाखी क्या होता है, तो अत्यंत तीव्र गति से जो चलने वाली हवाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, काल बैशाखी कहा जाता है। और ये उत्तरी राज्यों में क्या होता है, इनका प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल एवं पेट्रोलियम गैस उत्पाद करने वाले भारत के क्षेत्र। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट एक मैप बना के भी लोकेशन वहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन ये 3 मार्कर में पूछा गया है तो आप इस तरीके से डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि अगर हम पश्चिम तटी में देखते हैं तो मुंबई हाईवे, अंकलेश्वर, आलियाबेट। पूर्व में देखते हैं तो असम, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी बेसिन, और रेवा तट में डिगबोई और सानंद। इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। फिर पूछा गया है प्राकृतिक आपदा। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर कोई इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपनी अपनी लैंग्वेज में इनके आंसर लिख सकते हैं कि प्राकृतिक कारणों के माध्यम से होने वाली जनधन की अप्रत्याशित हानि क्या कहलाती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट। और हम जो है नेचुरल डिजास्टर को रोक नहीं सकते, बट उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शुक्ता परियोजना। ये एमपी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की बाईं जो तटीय सहायक नदी पर स्थित है शुक्ता परियोजना। यहाँ पर आपको लोकेशन बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है, तो खंडवा जिले में स्थित है। और शुक्ता परियोजना जैव विविधता की दृष्टि से, जल संसाधन की दृष्टि से और सिंचाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन है परमाफ्रोस्ट। ये काफ़ी चर्चा में था ये शब्द, इसीलिए पूछा गया है कि जब मिट्टी में अत्यधिक समय तक बर्फ ढकी होती है तो तापमान बहुत अधिक कम हो जाता है और मिट्टी क्या हो जाती है, बहुत अधिक कठोर हो जाती है। ये जो कंडीशन होती है ये क्या कहलाती है, परमाफ्रोस्ट कहलाती है। और जो पोलर रीजन है वहाँ पर ये देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से अगर कोई टर्म बहुत अधिक चर्चा में रहा है तो वो भी आपको नोट कर लेना है और उसको 3 मार्कर के लिए तैयार कर लेना है। अरब सागर में बहने वाली नदियाँ, अरब सागर में बहने वाली नदियाँ तो आप नर्मदा, ताप्ती, जस्ट आप शॉर्ट में भी इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। फिर पूछा गया हनुमंतिया द्वीप। हनुमंतिया द्वीप या हनुमंतिया टापू बहुत अधिक चर्चा में रहता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर भी है, और अगर हम देखें पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए और यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं भी चल रही हैं, तो उसलिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हनुमंतिया द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। सुंदर मनमोहक पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा इसको क्या किया गया है, निर्माण किया गया है इसका। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो हनुमंतिया टापू ज़रूर देख के आए कि मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड में ऐसी क्या खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्पा।
तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो झूम खेती की जाती है। अब ये झूम खेती क्या होती है? झूम खेती का मतलब होता है एक स्थान पर कृषि करने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती करना, ये कहलाती है झूम खेती। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं वहाँ पर झूम खेती या स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और एक स्थान पर कृषि करने के उपरांत उस स्थान को क्या है, जला दिया जाता है। कोल्ड चेन क्या है? तो आपने प्रीलिम्स में भी फूड प्रोसेसिंग वाले चैप्टर यूनिट 7 में ये चीज़ पढ़ी होगी। कोल्ड चेन का मतलब होता है कि जो खाद्य प्रोसेसिंग प्रणाली के अंतर्गत एक मुख्य भाग है जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनके उचित संरक्षण के लिए और उनके प्रसंस्करण के लिए खाद्य पदार्थों को खेत से वैसे ही क्वालिटी में बनाए रखने के लिए जिस नेटवर्क का हम यूज़ करते हैं वो कहलाती है कोल्ड चेन। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। कुछ रिसेंट अगर चर्चा में कोई ट्रेन या कुछ ऐसा रहा है तो आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। पिट्सबर्ग क्या है? तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महानगर है जो कि रेल और औद्योगिक गतिविधियों के लिए लोहे की जो भी चीज़ें बनती हैं उसके लिए काफ़ी अधिक फेमस है पिट्सबर्ग। और भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जमशेदपुर को। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाते हैं और आप उसको मैप से बताते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये हमने 3 मार्कर डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है चेरनोबिल आपदा 1986, क्योंकि ज्योग्राफी के पेपर में आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि कुछ आपदाओं को बताया गया है। तो जितनी भी आपदाएं जैसे भोपालग्रस्त त्रासदी है, चेरनोबिल आपदा है या सुनामी है 2004 वाली, उनको आपको एज अ केस स्टडी के फॉर्मेट में भी तैयार कर लेना है और बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेना है क्योंकि उससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हम बात करते हैं चेरनोबिल आपदा की। तो चूंकि अभी यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है इसलिए ये काफ़ी चर्चा में हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की आशंका है और बहुत सारे ऐसे आए दिन खबरें मिलती रहती हैं कि अब न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। तो चेरनोबिल आपदा चूंकि उसी से रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन अभी करंट अफेयर की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले चेरनोबिल आपदा के 26 अप्रैल 1986 में नाभिकीय परमाणु आपदा के प्रभाव से संपूर्ण यूक्रेन के आसपास हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को प्रभावित किया। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका बॉडी तैयार करना है कि उसके सेंटर में आप क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, आप उनको की पॉइंट में बता सकते हैं और लास्ट में आपको 1 या 2 लाइन में उसका कंक्लूजन सम अप करना है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन बता दिया। चूंकि ये जो आपदा है ये नाभिकीय आपदा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत अधिक जनधन की हानि हुई होगी। अब इसका कारण क्या था? तो बिजली उत्पादन हेतु जो नाभिकीय संयंत्र के माध्यम से उसमें जो कंट्रोल रॉड यूज़ की जाती हैं, नियंत्रक छड़ें, वो क्या है उस संयंत्र से बाहर निकल गई थी, जिसके कारण कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वो थी जीनॉन गैस। तो जीनॉन गैस के रिसाव हुआ और जिसके कारण क्या हुआ? न्यूक्लियर विखंडन की प्रोसेस हुई। नाभिकीय विखंडन के कारण क्या हुआ कि रासायनिक गैस, जहरीली जो गैस है वो वातावरण में पूरी तरीके से फैल गई और यह आपदा पूरी तरीके से मानव जनित लापरवाही के कारण हुई थी। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके परिणाम क्या क्या हुए? चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेरनोबिल आपदा के बारे में आपको बताना है तो उसके परिणाम भी बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो भी तथ्य मिले हैं उससे जानकारी मिलती है कि कई किलोमीटर तक एक कॉन्टिनेंट से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट तक इसका प्रभाव देखा गया, जिसके कारण जलीय जीव, पर्यावरण और जलीय संसाधनों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। अब लास्ट में जो हमें लिखना है इसका कंक्लूजन, उसमें हम बता सकते हैं कि परमाणु संयंत्रों से बिजली निर्माण और अन्य वैज्ञानिक आविष्कार जितने लाभदायक हैं उससे अगर हम उनका सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो वो उतने ही अधिक हानिकारक भी हो सकते हैं, अतः हमें उनका सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। देखिए ये जस्ट फॉर्मेटिंग है, आप इस आंसर को कोई आइडियल आंसर मत मानिए कि हमें यही लिखना है, आप उसको आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। बस आंसर ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि उसमें कुछ फैक्ट छूट गए हैं या आपने एक ही एक पॉइंट को पूरे पेज में बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन है जैसे कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आप इस तरीके से डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि वर्षा,
महासागरीय जलधाराएं, तापमान, घनत्व, वनस्पति। इस तरीके से आप इस आंसर को बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को कैसे लिख सकते हैं? इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि कृषि गुणवत्ता की जांच हेतु मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए फरवरी 2015 में राजस्थान से इस योजना को शुभारंभ किया गया। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये स्कीम कहाँ से शुरू हुई है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में फरवरी 2015 से इस योजना को शुभारंभ किया गया। इसकी थीम क्या थी? चूंकि स्पेसिफिक यहाँ पर स्कीम के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। इसमें 75% केंद्र सरकार जो है खर्च वहन करेगी। और इसका जो उद्देश्य है, आपको उद्देश्य भी बताना पड़ेगा कि इस कार्ड के द्वारा किसानों को उनकी खेत की मिट्टी की जांच करने के लिए, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए और उसके अनुसार कौन सा फर्टिलाइज़र अच्छा है ये बताने के लिए और मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए क्या है, सहायक होगी। जब भी आपको कोई स्कीम पूछी जाती है तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना पड़ेगा कि कब से और कहाँ से लॉन्च की गई, उसकी थीम क्या है, कितना परसेंट। अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना कितना खर्च करने वाली है तो वह बताना पड़ेगा। उसके उद्देश्य क्या रखे हैं और इस योजना के तहत प्रावधान क्या क्या हैं, जैसे स्वस्थ मृदा कार्ड का वितरण किया जाएगा, मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति से कृषि की प्रेरणा की जाएगी। 2015 से लेकर 2020 तक लगभग 40 करोड़ मृदा कार्डों का वितरण हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक तरीके से उपयोग हो जाएगा। इसके सकारात्मक परिणाम क्या हुए हैं? तो इस योजना के उपरांत लगभग 6% रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके उपयोग में कमी आई है और किसानों की फसल की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। 2022 तक जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था किसानों की आय को दुगना करने के लिए, उसको प्रोत्साहन मिला है और साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक कृषि पद्धति को बढ़ावा मिला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस आंसर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और आपको किस तरीके से आपके आंसर की फॉर्मेटिंग करनी है। नेक्स्ट है भारत में समस्याएं। हम जो मृदा से क्वेश्चन, जो भी मिट्टियों के क्वेश्चन है कि मिट्टी की क्या विशेषताएं होती हैं, भारत में मिट्टी को लेकर क्या समस्याएं हैं, मृदा अपरदन क्या है, तो अगर इस तरीके से आप एक टॉपिक पूरा तैयार कर लेते हैं तो उससे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा की भारत में क्या समस्याएं हैं, तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसकी लगभग 1 सेंटीमीटर परत का निर्माण होने में वर्षों लग जाते हैं। ये चीज़ आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में मृदा की समस्याएं, तो मृदा समस्याओं के रूप में बढ़ता हुआ मरुस्थलीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में। लगभग 25% जो है मृदा वो क्या है, समस्याग्रस्त है। 105 मिलियन भूमि पर भूक्षरण की समस्या देखी गई है। अब भू अपरदन क्या होता है, तो वायु जल के द्वारा जो अपरदन होता है, चाहे मिट्टी वायु के द्वारा उड़कर जाती है या जल के द्वारा जो बहाव होता है, वो मृदा अपरदन के अंतर्गत आता है। इसके टाइप्स में आपको बताना पड़ेगा कि मृदा अपरदन, रेल अपरदन, अवनालिका और बूंद अपरदन। बंजर भूमि का राजस्थान में जैसे कि निर्माण हो रहा है और पूरा मैदानी भाग बढ़ता जा रहा है। उर्वरकता में कमी आ रही है, जैसे जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ता जाएगा तो जो मूल पोषक तत्व हैं उनमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और मिट्टी में ह्यूमस की कमी और आर्द्रता की भी कमी आएगी। अम्लता, लवणता और क्षारीयता जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि अगर मिट्टी जो है वो एसिडिक है या बेसिसिटी उसमें बढ़ जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है। जैसे केरल में भूस्खलन की घटना अभी आपने सुना होगा, उत्तराखंड और केरल में बहुत अधिक भूस्खलन की घटनाएं देखी गई हैं। तो आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड आंसर भी यहाँ पर, मतलब जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं उसको भी इसमें आंसर में ऐड कर सकते हैं। वनों की आग, आपने देखा होगा ब्राज़ील के जो अमेज़न के जंगल हैं उसमें भी आग लगी। पराली दिल्ली और पंजाब में ठंडियों में ये समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से जो आपको उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं आप अपने आंसर में बता सकते हैं और लास्ट में हमें जो समरी लिखना पड़ेगा उसमें बता सकते हैं कि ये सभी समस्याएं भारत में ही और इनके उपाय के लिए सरकार जो है क्या कर रही है, उपाय कर रही है, क्या क्या स्कीम लेकर आई है, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, जीरो फार्मिंग को बढ़ावा, वनों की कटाई पर रोक, वृक्षारोपण, अनेक प्रकार के कार्यक्रम इसके लिए चलाए जा रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसको आपको रटने की ज़रूरत है, ये आप अपने स्वविवेक का यूज़ करके आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके अनुसार भी इसकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। फिर मृदा अपरदन के कारण उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो मृदा अपरदन मतलब कि प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों के कारण मिट्टी का जो क्षरण हो रहा है, मिट्टी के जो छोटे छोटे कणों का टूटना है, वो मृदा अपरदन कहलाता है। यह एक प्रकार की कैसी घटना है? तो प्राकृतिक घटना है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से ढलानों से मृदा अपरदन, गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से मृदा अपरदन, वायु जल हिमानी लहरों के कारण मृदा अपरदन, अनेक कारणों से मृदा अपरदन होता है। फिर इसके भौतिक कारण और सामाजिक कारण। भौतिक कारण में हमें जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि वर्षा के कारण बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, मृदा कटाव, उसके कारण मृदा अपरदन हो रहा है। और सामाजिक कारणों में आपको बताना पड़ेगा कि वनों का उन्मूलन, बढ़ता हुआ शहरीकरण, अत्यधिक पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, भूखनन, इनके कारण क्या हो रहा है? मृदा अपरदन हो रहा है। फिर पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की समस्याएं देखने मिलेंगी। इस तरीके से हम मृदा अपरदन को बता सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मृदा से रिलेटेड पूछा गया है, क्योंकि हमें इस आंसर में अपना जो एक टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट करना है कि मृदा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मृदा की रासायनिक, जैविक और भौतिक विशेषताओं को बताना है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के प्राप्त जैव पदार्थों और खनिजों से होता है। इसमें आपको इसको डिवाइड कर सकते हैं हम कि भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। भौतिक कारक में जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस किया कि मूल पदार्थ, शैल, स्थलाकृति, जलवायु, तापमान, वर्षा, समयकाल, ये सारे फैक्टर हैं जो क्या है? सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। केमिकल की अगर हम बात करते हैं, रासायनिक रीजन की बात करते हैं या फैक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें खनिज लवण, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज और ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंतर्गत आएंगे। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो ह्यूमस, जो वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक नाइट्रोमोनास एंड एजेटोबैक्टर इसके अंतर्गत आते हैं। फिर मृदा के मूल पदार्थों में क्या क्या आता है? तो मूल पदार्थों की बात करते हैं तो ग्रेनाइट, संगमरमर, प्रतिरोधी चट्टानें पाई जाएंगी। जो मृदा का गठन होता है तो वो रेत से, गोंद, क्ले, पंख, गुलाश में, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैविक फैक्टर में आपको यहाँ पर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने पड़ेंगे, जैसे नाइट्रोमोनास, राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो दीमक, केंचुए, ये भी क्या करते हैं? मृदा के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर रासायनिक तत्वों की बात करते हैं या फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें पीएच काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो सॉइल का नेचर है वो पीएच से ही पता चलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रासायनिक फैक्टर में क्या क्या आएगा। अम्लीयता की कमी होने पर आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया कि अगर एसिडिटी कम एसिडिक है तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? चूना। और अगर लवणीयता की कमी को पूरा करने के लिए मिलाया जाएगा जिप्सम। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अतः मृदा के निर्माण में जैविक, रासायनिक, भौतिक तीनों गुणों का समावेश होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने आज ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एमपीपीएससी के मेंस के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट के मेंस के लिए इस तरीके से आंसर राइटिंग डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।